चलिए, तो ये सेट नंबर 4 का डिस्कशन होगा मैथमेटिक्स का। यहाँ पे देखिए कि बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1992 और 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 12 और 13 शेष आते हैं। तो जब भी शेष आएगा ना तो बड़ी संख्या पूछेगा, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 12 शेष बच रहा है तो इससे 12 घटाएंगे तो 1990 आ जाएगा, और इसको 13 घटाएंगे तो 220 आ जाएगा। ठीक है, 220। अब यहाँ पे 220 तो हमको पता करना है मौसा पता करना है। तो यहाँ देख लीजिए कि ये 1900 जो 90 आया, 1990 का 1980 आएगा। कितना आएगा? 1980 जो आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये 9 1 10 और 220 9 1 10, उसके बाद यहाँ पे 9 से तो कटने वाला है नहीं, तो कटने वाला के हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे है 246, बड़ी संख्या में 246 दिख रहा है। तो 246 किससे, दोनों किससे कट रहा है? तो दोनों ही 11 से कट रहा है, दोनों ही 11। तो 11 तो आएगा ही, 11 का तो फैक्टर होगा ही। तो क्या ये 11 का फैक्टर है? तो ये 11 का फैक्टर नहीं है। अच्छा, 11 का फैक्टर क्या ये है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है 11 का फैक्टर, ये भी नहीं है 11 का फैक्टर। तो 11 का फैक्टर जो होगा वही हमारा सबसे बड़ा। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा? ये। मतलब ये तुम्हारा होगा कि कैलकुलेशन से अगर बचना है तो तुम कर सकते हो। ऐसे तुम ये 1980 में 220 से भाग दे के भी तुम निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन से उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से अगर बचना है तो तुम अपना दिमाग कैसे लगाओगे कि ऐसे दिमाग लगाना है कि हमको 1900 यहाँ है तो यहाँ 1980 आ गया और यहाँ आ गया 220 आ गया। तो ये क्लियर है कि मौसम वही होता है जो दोनों में हो, फैक्टर दोनों में हो। तो दोनों में फैक्टर हो तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 तो होना ही है, और सिंपल भाषा में 10 होना है तो 10 वाला तो एक ही को कट रहा है। ऐसे ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते थे, तो एक ही, क्योंकि 10 दोनों 10 से काट रहा है तो 10 तो आना ही है। तो 10 का गुना कौन है? 10 का गुना तो यही ना है, इसमें तो है नहीं 10 का गुना, इसमें है नहीं। तो 10 से हम देख करके काट देंगे और आंसर आ जाएगा। तो नंबर एक एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है, इसीलिए ध्यान रखना, हर एक बातें जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? अब बोला है 36 से विभाज्य, इसका मतलब 9 से वो विभाज्य होगा। तो 9 का फैक्टर कौन कौन फॉलो कर रहा है देख लेंगे। तो 9 का फैक्टर 8 8 16 4 20 ही नहीं कर रहा है, गलती हो गया। 5 1 6 6 4 10 10 2 12 ये भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 से कटने का, जोड़ने के बाद 9 से कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए 9 6 15 15 2 17 17 7 17 7 24 24 2 26 भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही आंसर हमको आएगा डी। तो कैलकुलेशन से अगर बचना है तो थोड़ा सा दिमाग अलग लगाना पड़ेगा। ऐसे तो तुमको 36 से विभाज्य है तो 36 से भाग देके कौन आ रहा है वही तुम देख सकते हो। लेकिन तरीकाएं हैं कि हाँ 36 से विभाज्य, अगर ऐसे में 2 गो आ जाता तो हम 4 से और 9 से दोनों को देखते हैं कि कौन 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। ऐसे परिस्थिति में हम देखते तो ये 4 से नहीं कट रहा है, ये तो 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। कैसे पता चल रहा है कि 4 से कट रहा है? तो लास्ट दो डिजिट कट रहा है, इसका मतलब वो 4 से कट रहा है। तो हम 4 और 9 दोनों को देख लेते, जो कटता है उसका मतलब 36 से वो विभाज्य होगा। आगे समझिए, तो इस तरह से हम देख लिए। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला में बोला है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है, मतलब एलसीएम जो है 12 है और एचसीएफ क्या है 2 है, तो इन संख्याओं का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात का फार्मूला हम बराबर बोले हैं बी बराबर रूट अंडर एसी होता है, बी बराबर रूट अंडर एसी। अब एसी का मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा होता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा। तो रूट अंडर 12 गुने क्या हो जाएगा? 12 गुने 2, तो गुना करेंगे तो 24, यानी कि रूट अंडर 6 चौक 24, 4 गुने 6 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 6 रूट में रह गया। इस तरह से हम जान लेते हैं। आगे समझिए, तो इस तरह से ध्यान रखना है। मध्य अनुपात निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? मध्य अनुपात का मतलब होता है बी स्क्वायर बराबर है, हम मध्य अनुपात पढ़े हैं कि बी बराबर है रूट अंडर एसी। इस बात को ध्यान रखना। बी अच्छा, अगर हमको तीसरा अनुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे ए होगा, बी स्क्वायर बराबर सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। अगर पहला अनुपात पूछेगा तो ए बराबर है यहाँ सी आ जाएंगे। तो ये फार्मूला याद रखने हमेशा, इससे हमको ऐसे निकालने में मदद मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये 3 को सेम है और ये 3 को सेम है, इसका मतलब है ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये अलग है। अर्थात ये, इसको अगर हम ए मान रहे हैं, क्योंकि हम 1.6 को क्या माने ए और 0.6 को क्या माने बी, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर दिया है, अब प्लस ए भी दिया हुआ है, अब प्लस बी स्क्वायर दिया है, ऐसे दिया हुआ है। तो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं कि हमको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और नीचे में ऑलरेडी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसे तो ये कट गया, बच क्या गया? ए घटाओ बी। ए किसको मान रहे हैं? 1.6 को, और बी किसको मान रहे हैं? 0.6 को। तो ए मतलब 1.6 में से 0.6 को घटा देना, आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 0.6 उड़ गया तो क्या बच गया? एक बच जाएगा। तो एकदम आसान सवाल थे, मतलब इस तरह से हमको समझना था।
यहाँ पे देखिए बोला है कि टूटे हुए पेड़ के शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर, मतलब मान लीजिए कि कोई पेड़ ऐसे खड़ा है, अब ये टूट करके 45 मीटर दूर जो है ना ऐसे झुक गया है, मतलब 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना है ये 45 है, ठीक है। तो कोण पर भूमि पर स्पर्श करता है तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, मतलब पेड़ कितना ऊंचा था ये चीज बोला गया। तो ऊंचा होने का मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी चाहिए, ठीक है, इसकी दूरी और इसकी दूरी। तो ये जो होता है तुम्हारा कर्ण होता है, मतलब एच होता है, ये तुम्हारा पी होता है और ये तुम्हारा बी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज दिए हुए हैं, तो दिए हुए हैं हमको सिर्फ बी, तो हम पी निकाल सकते हैं, पी निकाल सकते हैं ना। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज में यहाँ एच है, यहाँ पी है और यहाँ बी है, और बी 45 दे रखा है, बी 45 दे रखा है, और यहाँ 60 डिग्री है, तो हम टेन 60 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेन 60 बराबर होगा पी बटे बी। अब पी का मान हमको नहीं पता है, लेकिन बी का मान तो पता है, और टेन 60 का मान ऑलरेडी पता है, क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है। याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो इसके लिए जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा का मान होता है, वैल्यू होता है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। टेन 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर हो जाएगा पी बटे बी। अब बी का मान 45 है, तो 45 √3 आ जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा, 45 √3। तो 45 √3 जो है ना हमको क्या आया है, खाली यहाँ ये वाला आया, लेकिन पेड़ तो टूट के इधर भी आया हुआ है ना, तो इसका भी दूरी तो निकालना है। तो उसके लिए आपको पी और एच अगर पता हो तो पी पता हो, एच निकालना हो, तो साइन 60 निकालिएगा। क्या निकालिएगा, साइन 60। तो साइन 60 निकालेंगे हम, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच, पी बटे एच। पी का वैल्यू हमको पता है, साइन 60 का वैल्यू होता है 1/3/2 होता है, नहीं 1/√2 45 का मान होता है, ठीक है। और √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2। अब बराबर में पी का मान कितना है, 45√3, यही ना है। अब बटे कितना हो जाएगा, एच बटे एच। ये √3 से √3 कट गया, 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। तो 90 एच का मान आ गया, 90 एच का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हम त्रिभुज में हम बताए हैं कि ये आ गया आपका 90, और ये आ गया आपका 45√3, यही दोनों को जोड़ के जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 9 4 कितना होता है, 130, मतलब 130 से ऊपर होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, मतलब लगभग अगर गुना करें 45 गुने 1.7 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 17 से गुना कर लीजिए 45 में, 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, 8 कितना होता है, 68 8 76 होता है, 76। तो इसका मतलब 76.5 ही हो गया, और 90, अच्छा सॉरी 68 8 ना बोले हैं, 76 ना होगा, 68 8 76 होगा, आगे समझे। तो इस तरह से आपको कितना आ जाएगा, 90 अगर जोड़िएगा इसमें तो कितना, 9 7 16, 100 160 666 आएगा, 166 पॉइंट, मतलब 60 67 के लगभग नजदीक है। मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिए हैं, 1.7 ले लिए, 1.73 होता है √3 का वैल्यू। तो 1.73 ना लेकर हम 1.7 ले रहे हैं, तो 160 से ऊपर आ रहा है, 160 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, नहीं लगा देंगे, सी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। निकालना क्या था ये ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ पे √3 का मान क्या लेना है, √2 का मान लेना है 1.41, और √3 का मान लेना है, अच्छा तो √2 भी आया था ना किसी में, √2 नहीं आया था, नहीं आया था, तो √3 आया तो 1.73 लेना ही है, लिख दिया हुआ। तो एग्जैक्ट यही आएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी। अब यहाँ देखिए बोला है कि बीमा दिया है कमरे की, तो सबसे लंबा छड़, मतलब इतना बीमा वाला घर में सबसे कितना लंबा छड़ जो है ना आ जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएगा कि कितनी लंबाई का छड़ आ जाएगा, तो √अंडर बीमा 1 का स्क्वायर जोड़ बीमा 2 का स्क्वायर और जोड़ बीमा 3 का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर करके जैसे ही जोड़िएगा 289 आ जाएगा। कितना आएगा, 289। तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर का लंबा छड़ उस घर में आ जाएगा। आगे समझिए, जब भी ऐसे सवाल पूछे बस इसी तरीके से निकाल देना है, बीमा 1 का स्क्वायर जो बीमा 2 का स्क्वायर जो बीमा 3 का स्क्वायर, जोड़ दीजिएगा सबको स्क्वायर करके, √अंडर में 17 आ जाएगा। आगे समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ में बोला है कि एस का मान बताइए, एस का मतलब यहाँ इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू बताना है, देखिए ये कोण दोनों बराबर है, तो ये कोण जब बराबर है तो ये दोनों मतलब ये कोण बराबर है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता किसका करना है, कि रेशियो जो हो जाएगा आपका कि इस 4/2, ठीक है, अब बराबर हो जाएंगे 6/s, दोनों कोण बराबर होने के कारण। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 4/2 अब बराबर है 6/s, तो काट दो, 2 दूना 4, 3 से काट देंगे तो 6, 1/1 बराबर 3/s। आगे समझिए, कोण बराबर होने के कारण हमें इस बराबर क्या निकाला, 3। इस बात को ध्यान रखना, इसको ऐसे हल करना था, जब भी इस तरह का सवाल आए इसी तरीके से हल कर लेना, 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे समझिए,
अच्छा आगे देखिए, बोला है कि कबीर और विक्की के वेतन का अनुपात दिया गया है। कबीर विक्की के वेतन का अनुपात 5:2 है। उनके वेतन में वृद्धि हो जाती है, बोला है कि 20% और 12%, मतलब कबीर का 20% और विक्की का 12%। तो उनके नया अनुपात क्या होगा? तो जैसे ही इस तरह का सवाल आए तो 5 गुने 120 कर लीजिएगा, अब बटे हो जाएगा 2 गुने 112 कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। अब रेशियो निकालेंगे तो इसको 2 से या 4 से इसको काट सकते हैं, 30 मरतबे कटेगा। 4 से इसको भी काट सकते हैं, 4 दूना 8, कितना बचेगा? 3 2 4 8 32, फिर कट जाएगा 2 से इसको 15 मरतबे काट देंगे, तो 15 पच्चे 75 आता है और बटे 75 28 दिया है। इस तरह से क्या करना है ये ध्यान रखना है, बस ऐसे रेशियो निकाल लेना है। जैसे ही वृद्धि किया इसका मतलब दोनों के हम बढ़ा के कितना बढ़ाया 20%, इसका मतलब 100 में 20 बढ़ाया तो 120 होगा। अच्छा ये कितना बढ़ाया 12, 100 में 12 बढ़ाया तो 112 होगा, तो दोनों को फिर से गुना कर लेंगे, बस अनुपात निकाल देंगे। आगे समझ में? तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल। देखिए चीजें जब मैथमेटिक्स बनेगा ना और रीजनिंग बनेगा ना तब इंटरेस्ट आता है सेट बनाने में। अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग फंसेगा ना तो माइंड बोझिल हो जाएगा, फिर अन्य तो चीज जो समझदारी से लेना है, साइंस आना चाहिए और बाद बाकी अन्य चीज समझदारी से हमको काम लेना है, लेकिन ये सारी चीज जो है ना हमें आना चाहिए, और आएगा तो पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगा। इसीलिए चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं आएंगे तो निगेटिविटी माइंड में आने लगता है। ए बी के द्वारा एक साथ किसी काम को शुरू किया जा रहा है। बोला है कि शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश में लाए, दोनों मिलकर 15,000 रुपया किया, निवेश खर्चा किया। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपया का मुनाफा हुआ, मतलब लाभ हुआ, और बी ने लाभ में अपना 600 रुपया लिया, मतलब बी का लाभ जो है ना 600 रुपया, इसका मतलब है 1400 रुपया ये लिया। तो बी और ए के लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? बी और ए के लाभ का अनुपात हो जाएगा बी और ए के लाभ का अनुपात हो जाएगा 14/14 हो जाएगा 6। ठीक है, सैकड़ा हटा दिए तो काट देंगे 7/3। 7 रेशियो क्या हो गया? 3। 7/3 लाभ का अनुपात है। अब पूंजी का अनुपात निकालना होगा, तो पूंजी का अनुपात टोटल कितना है? 15,000। अगर 15,000 में से x रुपया ए ने किया होगा तो बी 15,000 माइनस एक्स किया होगा, बी 15,000 माइनस एक्स किया होगा। तो ए को का हम मान लेते हैं एक्स ए का, तो बी का क्या हो जाएगा? ठीक है, चाहे चाहे ए बी ए का मान लीजिए एक्स, तो 15,000 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसलिए क्योंकि हमको आसानी बी को मानने में ज्यादा कम गुना करना पड़ेगा, तो 15,000 माइनस एक्स, अब बटे में कितना? एक्स, अब बराबर में कितना हो जाएगा? तो बराबर ये लाभ का रेशियो हो गया। ठीक है, लाभ का रेशियो हो गया तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 7/3। मतलब हम 3 इसको ऊपर क्यों रखें, ए को इतना क्यों माने? क्योंकि हमको गुना कम करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करेंगे और इसमें 7 से, तो 7x बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 7x बराबर हमको मिल जाएगा कि 45,000, 45,000 माइनस 3x, यही ना होगा? 3x इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10x, 10x तो 10 एगो जीरो हट जाएगा तो 4500 आ गया। कितना गया? x का वैल्यू 4500 आया, लेकिन हमको ए का निवेश पूछा है। ए ने कितना खर्चा किया था? 4500, तो बी किया, तो ये दोनों मिला के 15,000 है, तो इसका मतलब 11,000 10,500 किया होगा। दोनों मिला के 15,000 है, जिसमें से हमको पता चल गया कि अगर x की वैल्यू निकाले तो 7 3 10, 10x बराबर हो जाएगा 45,000। 45,000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब बच गया x बराबर 4500। बी ने 4500 खर्चा किया है, कितना किया है? 4500। तो हमको ए का पता चल जाएगा, उसमें 5,000 पुराने के 500 ना जोड़ना होगा, 500 उधर जुड़ा तो 10,500 ए ने किया। आगे समझ में? तो इस तरह से हम निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में कितना अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि वो जो है 28 रुपये क्या हो जाएगा? 28 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। मतलब इसमें हमसे बोला है कि भाई कैसे है दूध, कैसे है? तो दूध है तुम्हारा 32 रुपये। तो जब भी हमको ये पता है, तीनों पता हो, ओवरऑल पता हो, तो हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। तो सर हमको पता है कि टोटल ओवरऑल कितना है? 28 रुपया। ठीक है, और दूध का कितना है? 32 रुपया, और पानी का कितना है? तो 0 रुपया। कितना हो जाएगा? 0 रुपया, क्योंकि पानी का कोई रेट नहीं है, तो 0 रुपया, तो हम 32 रुपया लिख दिए। चाहे चाहे पानी का पहले लिखिए, पानी का लिख लीजिए, तो पानी का 0 रुपया हो गया, 32 रुपया दूध का हो गया, ओवरऑल कितना हो गया? 28 रुपया। एलिगेशन निकालिए, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, इससे इसको घटाएंगे तो 28 से आएगा। कितना आएगा? 28। अब देखिए 28 काट देंगे तो कितना? 1:7, 1:7 में मिलाया जाएगा, तभी जाकर 28 रुपये दूध बिकाएगा, तो प्रॉफिट होगा, मतलब पैसा का पैसा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 मतलब 1 लीटर अगर पानी मिलाएंगे 7 लीटर दूध में, तब जाकर के 28 रुपये वो पूरेगा। तो रेशियो निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो इस तरह से हम निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल मतलब काफी बेहतर है और कई बार पूछे जाते हैं तो जल्दी बनते नहीं रहते हैं, लेकिन इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस 5 दिन तक काम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य शेष भाग डैश में होगा।
बोला यदि वे इस 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग डैश में होगा, मतलब शेष भाग कितना होगा 100 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ गया। तो 5 दिन का कार्य निकाल देंगे। वे इस पर बोला यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर, तो 5 दिन का काम निकालेंगे। पहले तो एफिशिएंसी निकालेंगे, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। 5 दिन अगर ए ने किया तो 5 से गुना हो जाएगा, तो 20 वो काम किया। कितना काम किया 20 वो। अच्छा, और ये 5 दिन किया तो कितना काम किया 15 वो। तो टोटल कै गो काम हो गया 35 हुआ। काम कै गो था 1/36 बच गया कि नहीं बच गया 1/36। 1/36 भाग बच गया। आगे समझे, ये ध्यान 1/36 दिन लगेगा और आगे जो है ना 1/36 दिन लगेगा। आगे देखिए उसी तरीके से यहाँ बोला है ए खाली कर सकता है 6 घंटा में, 6 घंटे में भर सकता है। नहीं, एक बोला है कि ए जो है ना खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो दोनों पाइप अब देखना है कि दोनों भरने ही वाला पाइप है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, दोनों पाइप। तो सबसे पहले एफिशिएंसी देखेंगे 6 और 8, एलसीएम क्या होगा, ए का एलसीएम और बी का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितने का होगा 24 का। तो इसकी एफिशिएंसी कितने है 4 का, इसकी कितने है 3 का। ठीक है, 4 और 3 का। लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। तो पहले तो 2 घंटा दोनों काम किया, तो 2 घंटा का काम कितना हो गया 8, आई 2 घंटा कितना किया 6, कितना काम हो गया 14 को काम हो गया। इसमें से बच कितना गया 10 को काम बच गया, 10 को काम बचा ना, 14 को काम हो गया तो 10 काम बच गया। अब 10 को काम के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो कौन करेगा खाली बी। तो बी की एफिशिएंसी क्या है 3 का। ठीक है, बी की एफिशिएंसी क्या है 3 का। तो 3 के हिसाब से वो काम करेगा, तो यानी 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/3। तो 10 बोला टंकी को शेष भाग को भरने में बी का कितना समय लगेगा, तो 10/3 समय लगेगा। 10/3, 10/3 का मतलब होता है 3/1/3। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे समझ 3 3 9 1 10 होता है, तो 10/3 नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए एक आदमी अपनी कार को 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, मतलब 2 घंटे जो है ना 50 के स्पीड से चलता है, और फिर यात्रा के अंत तक वह कम करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और जब यात्रा अंत होता है तो उस समय उसका चाल कितना हो जाता है, चाल हो जाता है 40 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है यदि यात्रा के दौरान उसकी चाल पूरे ओवरऑल जो है ना 44 है, ओवरऑल कितना है 44 है, तो उसने कितने समय तक अपनी 40 किलोमीटर चाल से चला होगा। तो हम बोले हैं कि जब दो को समय, एगो 40 है एगो 50 है, ओवरऑल कितना है 44। तो एलिगेशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, तो ओवरऑल वाला को बीच में रखना है, 44 को बीच में रख दिए, यहाँ 50 रख दिए और यहाँ 40 रख दिए। आगे समझे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, और यहाँ घटाएंगे तो कितने बचाएंगे 6, यही ना बचेगा। तो 2:3 आ गया। कितना आ गया 2:3। अब यहाँ पे बोला है कि 2 घंटा चला होगा, बोला कितना बोला है कि हाँ 40 किलोमीटर वाला कितना चला, तो 40 किलोमीटर 3 घंटा, तो 50-40 लिखे है ना, तो 40 किलोमीटर वाला कितना 2 घंटा ना आएगा, क्या नंबर 88 है ना। तो 40 किलोमीटर वाला यहाँ देखो, पहले 50 वाला लिखा है, तो 50 वाला 2 घंटा और 40 वाला 3 घंटा। है ना, कम चाल से चलेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सिंपल ऐसे ही पहचान लेंगे कि वो 2 घंटा है वो 3 घंटा। कौन चला 2 घंटा, तो 50 वाला 2 घंटा और 40 वाला 3 घंटा। नहीं समझ में आ गया, तो बस इस तरह से आंसर आ गया। आगे देखिए एक नाव धारा, अभी तक जो हम बनाए हैं इसमें फंसने वाला सवाल नहीं था एक भी। ठीक है, आराम से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि बनेगा कैसे। अगर ये चीज माइंड में होगा तो समझ जाओ कि बन जाएगा। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी पर 9 घंटे में 36 मिनट तय करती है, मतलब धारा के उल्टा दिशा में है, 9 घंटा में कितना 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है धारा के उल्टा। मतलब धारा के उल्टा 9 घंटे 36 मिनट तय करती है। बोला है कि 9 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है धारा के विपरीत। यदि धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितना है 9 घंटा 36 मिनट। तो 9 घंटा 36 मिनट समय की बात करें तो एगो का 6 घंटा है, एगो का 9 घंटा 36 मिनट का कितना हो जाएगा 9 घंटा 36 मिनट का, दोनों का रेशियो निकाल दोगे, दोनों का रेशियो निकालने के बाद चाल का रेशियो निकल जाएगा।
ठीक है, उल्टा कर दोगे चाल का रेशियो निकल जाएगा। 9:36 है ना, तो 9:36 है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसको घंटा में बदलो, नहीं तो इसको मिनट में बदल लो। 9 का हो जाएगा 9×6 54, 54 और 54 36 जोड़ देंगे उसमें, 54 इसमें 36 जोड़ देंगे तो 76 576, ठीक है। अब बटे हो जाएगा 6 36। अब इसको कटिंग कर लो तो ये आ जाएगा कितना है, समय का मतलब समय का आ गया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पीड का, लेकिन धारा के विरुद्ध धारा के विपरीत आएगा। तो धारा के विरुद्ध और धारा के विपरीत जब हमको अनुपात पता है तो हम मान करके हम क्या बना सकते हैं, हम निकाल सकते हैं धारा की चाल। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, कितना से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 12 48, कितना बचेगा 9 6 12 थे 96, फिर इसको 12 से काटेंगे तो कितना 30 बार, फिर इसको काटेंगे 6 से 8 मरतबे, 6 से 5 मरतबे, 8 रेशियो क्या आ गया 5, 8 रेशियो 5 आ गया। तो एगो धारा के विरुद्ध है और एगो धारा के साथ है। धारा के विरुद्ध और धारा के साथ अगर रहता है तो हमको धारा की चाल निकालना होता है, तो अंतर दोनों का अंतर बटे 2 होता है, दोनों का अंतर बटे 2, तो दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा 3 का होगा ना, तो अर्थात 1.5, 1.5 क्या चीज आ गया, 1.5 धारा के आ गया, ठीक है। तो 1.5 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें से अगर 1.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6.5, 6.5। तो नाव की चाल हो गया, आई धारा की चाल, दोनों का रेशियो पूछा था। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो बताइए। तो हम 65/15 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 65/15, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो 13/5 नहीं आ जाएगा, 13/3 नहीं आ जाएगा, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 3, नहीं आ गया। तो इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, दोनों के समय का अनुपात निकाले, समय का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा चाल का अनुपात। जब चाल का अनुपात आ गया है तो हम उससे धारा की चाल निकाल सकते हैं। धारा की चाल बराबर होता है, धारा की चाल बराबर होता है अंतर, दोनों की अंतर बटे होता है 2, अंतर बटे 2। तो जो हमको अनुपात मिला उसका अंतर बटे 2 कर देंगे तो धारा की चाल आ गया। तो धारा की चाल आ गया 1.5। जब 1.5 धारा की चाल है तो हमको पता है कि धारा के साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या है कि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 आ जाएगा। ये नाव की चाल आ गया, नाव की चाल इतना है, धारा की चाल इतना है, दोनों का रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला है कि यदि चावल के मूल्य 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। तो जब भी मूल्य में वृद्धि करने से हमको ऐसा करना है कि खपत हमको कम करना है, ठीक है, 40% कम हो जाए। बोला है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल होने पर होने वाला खर्च जो है ना 40% हो जाए। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो तुम क्या करना, सबसे पहले तो इसमें देखना कि कीमत क्या है, कीमत का मतलब कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है 25%, इसका मतलब है कि 1/4 आएगा, कितना आएगा, इसका परसेंट बटा में आएगा 4, यानी कि 4, तो इसका मतलब है कि 4 रुपया से क्या रुपया हो रहा है 5 रुपया हो रहा है। तो 4 1 5 होता है, तो 5/4, तो रेशियो क्या हो गया 5, 4 रुपया की वस्तु 5 रुपया बन गया। कीमत क्या हो गया, कीमत में 4 रुपया की वस्तु कितने रुपया बन गया 5 रुपया। चलिए अब उसके बाद हमको खपत, मान लो कि 100 रुपया खपत इसका है और वाई रुपया खपत इसका है, 100 रुपया खपत इसका है, वाई रुपया खपत इसका, मान लिए। तो व्यय कितना बढ़ जा रहा है, बोला है कि व्यय कितना हो जा रहा है 40% की कम हो जाएगा। 40% क्या है, खर्चा जो है ना कम हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, खर्च जो है ना 40% कम हो जाएगा। तो हम अभी 4/5 निकाले थे, 100 और वाई निकाले थे। अब इसका खर्चा हम दोनों का गुना करके, जो गुना करके जो अंतर करके आता है या बटा करके आता है, वही तुम्हारा खर्चा का रेशियो होता है। तो खर्चे का रेशियो अगर करें तो 40% कम होने का मतलब है कि 100 रुपया में कितना बच गया, 60 रुपया बच गया। अब बटे 100, 100 रुपया में 60, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 3 5, 3 और 5 आ गया, कितना गया 3 और 5। तो 3 5 मतलब ई दोनों का गुना कर देंगे, ई दोनों का गुना कर देंगे, अब बटा कर देंगे तो बराबर 3/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5। तो 4x/5y यही होगा बराबर कितना 3/5 ना आएगा, 2 थोड़ी होगा, 3/5 कितना आ जाएगा 3/5, क्योंकि खपत का रेशियो 3/5 है, क्या है 3/5, तो 3/5 आ गया। अब ये अंक जो है ना 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 5 यहाँ गुना हो जाएगा और 4 यहाँ गुना हो जाएंगे, ये दोनों हट गए। x/y कितना आ गया 15/20, 15/20 है ना, तो 15/20 आ गया। यानी कि अब जो है ना जो खपत का रेशियो है वो 15 अनुपात, या 5 से 5 काट दो ना, तो 3/4 नहीं आ गया, 3/4, मतलब 3/4, जहाँ 4 रुपया खपत हो रहा था वहां अब 3 रुपया खपत करना है, नहीं कितना आ जाएंगे, 1 मिनट,
रेशियो सही से निकाले थे ना? 1 मिनट, यहाँ 5/3 आया ना, तो 5/3 है तो 5 रुपया जहाँ खर्चा हो रहा था ना, तो टोटल खर्चा की बात करें तो टोटल 8 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, 8/5 होगा। कितना होगा? 8/5। यहाँ 8/5 होता है, गलती हो गया, मिस हो गया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ पुनः। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 4 रुपया का वस्तु 5 रुपया में बेचा जाता है तो ये कीमत में वृद्धि हो गया। ठीक है, 40-25% वृद्धि के कारण। अब हमको पता है कि X रुपया पहले से खर्चा था, अब Y रुपया मतलब खर्चा नहीं, X रुपया खपत था, अब Y रुपया खपत होने लगा है, जिसके कारण खर्चा में क्या हुआ कि खर्चा में वृद्धि हो गया, तो 5 व्यय क्या हो जाएगा? 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3। 5/3 आएगा, मतलब 5 रुपया का चीज अब 3 रुपया में होने लगा। मतलब व्यय, हमको खर्चा कम करना है तो खर्चा 5 रुपया से 3 रुपया हो गया। 5 रुपया से कितना रुपया हो गया? हम